सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज पाकिस्तान ने भारत को इसकी इंतहा पसंदी का मुंह तोड़ जवाब दे दिया। कौमी सलामती कमेटी में किए गए 5 अहम फैसले वक्त की जरूरत भी हैं और कौमी उमंगों के तर्जुमान भी। ये फैसले इस बात का सबूत हैं कि भारतीय इंतहा पसंदी के बावजूद पाकिस्तान ने तहम्मुल का दामन हाथ से नहीं छोड़ा और वो फैसले किए जिनका मकसद और नीयत सिर्फ दुनिया की तवज्जो इस मामले की संगीनी की तरफ दिलाना है। भारतीय सफीर को वापस भेजना इस बात का ऐलान है कि 2 एटमी ताकतों के दरमियान बातचीत के दरवाजे बंद हो रहे हैं और अगर आलमी ताकतों दुनिया के मुंसिफों ने अब भी नोटिस ना लिया तो फिर ऐसे तूफान जलजला आएगा जो इस खित्ते को ही नहीं दुनिया को हिला कर रख देगा। शेख रशीद का आज कौमी असम्बली में कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि जंग हुई तो फिर भारत में न चिड़ियां बोलेंगी न ही घास उगेगी, लेकिन यह बात मोदी की समझ में नहीं आ रही। कहते हैं नादान दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर होता है, लेकिन यह भारत की बदकिस्मती नहीं तो और क्या है कि इसे मोदी जैसा हुक्मरान मिला जिसकी हिमाकत ने पूरे भारत की सलामती को खतरे में डाल दिया है। आने वाले दिनों में इस बेवकूफ़ी का भारत को क्या खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है, इसी पर बात होगी असद खरल साहब, बाबडोगर साहब से, लेकिन पहले रिपोर्ट देखते हैं। असद खरल साहब, ये जो आज पार्लियामेंट का कौमी सलामती कमेटी के इजलास की भी हमने बात करनी, लेकिन पार्लियामेंट की पहले बात कर लेते हैं। उसमें जो तकारीर की गई हैं उसमें तो हमें फवाद चौधरी आमतौर पर हमें नहीं नजर आता इस तरह के मूड में हो। अभी कुछ देर पहले भी वो इस तरह की बातें कर रहे थे कि तहम्मुल का मुजाहरा करना है सोच समझ के, लेकिन आज तो वो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जंग के लिए तैयार हैं। शेख रशीद साहब इसके इशारे दे रहे हैं, तो इससे तो लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं सियासतदानों को इस चीज़ की रिपोर्ट्स हैं कि आगे आकर भारत ने जिस तरह से अभी क्लैम्प डाउन किया है, और मैं भी देख रहा था यूनाइटेड नेशंस के जो इंसानी हुकूक की तंजीम है उसकी तरफ से कहा जा रहा था कि तारीख में इस तरह का नहीं मिलता क्लैम्प डाउन, कि बिल्कुल किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, यानी अच्छी बुरी तो दूर की बात है, इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ा अलमिया और साने को जन्म दे सकता है। तो अगर मामला उस तरफ जाएगा तो फिर पाकिस्तान तो मजबूर हो जाएगा कि अपने दिफा के लिए, कश्मीरियों की हिफाजत के लिए किसी न किसी तरह की, जब भारत जंग इम्पोज करेगा, जो अभी प्रोग्राम से पहले आप बात कर रहे थे कि इस तरह के हालात भारत पैदा करेगा कि यहाँ से कश्मीरियों को निकाल दिया जाए, और वो जाहिर है उनके पास और कोई रास्ता नहीं रहेगा, वो तो फिर पाकिस्तान की तरफ आने की कोशिश करेंगे, आज़ाद कश्मीर की तरफ आने की कोशिश करेंगे। तो ये तो फिर जंग का शदीद खतरा है। देखिए उसामा साहब, जिस तरह आपने बात की है, 3 रहनुमाओं की आपने बात की है। शेख रशीद साहब जिस तरह उन्होंने कहा कि मैं 6 माह के अंदर ये पाक भारत जंग देख रहा हूँ, और 3 से 6 माह के अंदर उन्होंने कहा ये मामला फाइनल होने को जा रहा है। दूसरा, फवाद चौधरी साहब का जो आज जॉइंट सेशन के अंदर उन्होंने बात की कि हमें सफारती तल्लुकात भारत से मुनक़ता करने चाहिए, क्योंकि जब हमारे सफारती तल्लुकात ही नहीं है तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का सफ़ीर दिल्ली में रखने का या भारत का सफ़ीर जो इस्लामाबाद में रहने का क्या फ़ायदा। तो ये तो खैर आज डिसाइड हो गया है कि हमने अपना जो सफ़ीर था उसने जाना था दिल्ली में, तो उस नए सफ़ीर को नहीं भेज रहे, और पाकिस्तान ने भारत को भी बाज़ाब्ता तौर पर बता दिया है कि अजय बसारिया जो भारतीय हाई कमिश्नर है यहाँ पे जी पाकिस्तान में, कि वो भी पाकिस्तान छोड़ दे। अच्छा, आसफ जरदारी साहब ने आज जो बात की है, एक तो उन्होंने कहा कि 2 कौमी नज़रिया जो कायदे आज़म का है बिलाखिर वो सच साबित हुआ। जुल्फ़कार अली भुट्टो के हवाले से उन्होंने बात की कि उन्होंने बड़ी हिकमत अमली से किस तरह इंदिरा गांधी से वो इलाका वापस लिया, और साथ ही वज़ीर आज़म को मुखातब किए बगैर उन्होंने कहा कि आपका बॉडी गार्ड आपके कहने पर गोली नहीं चलाएगा जब तक आप पर गोली ना चले। और साथ ही कश्मीर के हवाले से जो बरतानिया के अंदर एक करारदाद जो सॉलिडारिटी की जो 16 अरकान ने पेश की है, उसको भी उन्होंने कहा कि उन पे भी हमें फ़ख्र है कि जो कश्मीरी जो पाकिस्तान के परचम में लिपटते हैं शोधा, जो आपने बात की। और साथ ही जरदारी साहब ने एक फार्मूला भी बताया। फार्मूले बड़े लोग बता रहे हैं, फार्मूला मुशाहिदुल्लाह खान साहब के पास है, वही फार्मूला जो अपने कौमी सलामती के इदारों पे मरियम से कार्ड लेके मौसमियाती तब्दीलियों के इजलास में BBC के इंटरव्यू के अंदर जी कि ISA के ऊपर और आर्मी के ऊपर जो दुश्मनाम तराजी कर रहे थे, और आज भी वो तंज कर रहे थे अच्छा। कि जिनसे मशवरा आप पहले लेते हैं अब उनसे मशवरा क्यों नहीं ले रहे, अब हमारे पास क्या लेने आए।
तो और मुख्तलिफ तंज के तीर आज बरसाते रहे अपने इदारों के ऊपर। उनका जी नवाज शरीफ साहब से वो जो आप जेल जाने नहीं दिया। हाँ, उनका जी जेल में बैठा है जो बंदा सारा कुछ हल कर सकता कि अगर मैं होता तो सबसे पहले मैं फ्लाइट पकड़ता, अबूधाबी जाता जी, उसके बाद चीन जाता जी, और उसके बाद मैं रशिया जाता जी, और उसके बाद ईरान। उसके बाद ईरान का भी उन्होंने कहा होगा यकीनन। तो मामला ये है कि कहते हैं दूर के ढोल सुहाने, जब ये खुद हुकूमतों में थे क्या मसला कश्मीर हल कर लिया इन्होंने? क्या ये जो सारी बातें कर रहे हैं अब ये अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल नहीं कर सकते? और पहली अबू धाबी पर लोग तंज भी कर रहे हैं कि पहली अबू धाबी ही क्यों? पहले अबू धाबी जो होता था दुबई के अंदर, हमेशा आपकी तो जो मीटिंग्स होती थी, जब आप ईंट से ईंट बचाने का धमकी अमेज पैगाम देके, तो आपकी तो दुबई के अंदर पूरी कैबिनेट की मीटिंग हो रही होती थी। तो उस वक्त तो हमें मसला कश्मीर वहां पे नजर नहीं आया। अच्छा, अब मामला ये है कि ये जो सारी चीजें हम देख रहे हैं और जो आपने बात की है ना कि कश्मीर से लोगों को निकाला जाएगा, अगर कश्मीर से लोगों को निकाला गया ना तो ये अफगानिस्तान है जिस तरह एक हालात बने हुए थे, रशिया ने हमला किया, अमेरिका और पाकिस्तान मिले, एड भी आ रही थी, हमने अफगानिस्तान को अफगान महाजरीन को जगह भी दी, फंड्स भी थे, सब कुछ था। अब हालात बिल्कुल डिफरेंट है। क्या जो मकबूजा कश्मीर से लोग निकाले जाएंगे उनकी यूएनओ सपोर्ट करेगा? उनको जगह कौन देगा? मामला यह है कि अगर उनको ये निकालने की कोशिश करेंगे तो वो मदद के लिए जब पुकारेंगे ना, तो उसामा साहब 22 करोड़ अवाम, बूढ़े छोटे बच्चे खवातीन, उनकी मदद के लिए मकबूजा कश्मीर में जाने के लिए तैयार होंगे। इस तरह बेयारो मददगार नहते उनको, उनकी लाशें कटी पटी, उनको इस तरह बेतुकीरी के साथ वहां पे नकल मकानी इस तरह नहीं करने दी जाएगी। पाक फौज भी खड़ी होगी, पाकिस्तान के अवाम आगे अरावल दस्ते के तौर पर खड़े होंगे उनकी मदद के लिए जी। तो ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात जो आपने कहा वहां से कोई खबर नहीं आ रही, ये बात ठीक है, लेकिन एक खबर आई है, बिल आखिर वो जो जेनोसाइड का आगाज हो गया, 6 लोग हॉस्पिटलाइज हुए कश्मीरी जी। उनके अंदर 6 लोगों में से एक जो है उनके जाँ बाक होने की, शहीद होने की तस्दीक हो गई है। अच्छा। और 6 लोगों को, कश्मीरियों को गोलियां मारी गई हैं, वो पहले शहीद कर दी गई, गोलियां मारी गई, गोलियों से जख्मी किया गया उनको। तो मामला ये एक वाक्य की मैं बात कर रहा हूं, इस तरह के पता नहीं कितने अब तक दर्जनों वाकयात हो चुके हैं, कोई इंफॉर्मेशन और ये कब तक इसको छुपाएंगे? कब तक इंटरनेशनल मीडिया से, लोकल मीडिया से, लोगों से कब तक आप वहां पे मवासलाती राब्ते बंद रखेंगे? कब तक मीडिया की रिसाई नहीं देंगे? कब तक इंटरनेशनल ऑब्जर्वर, कहां है वो इंसानी हकूक की तंजीमें में? कहां है वो अक़वामी आलम के जो बड़े बड़े चैंपियन बनते हैं, जो जानवरों के हकूक के लिए बात करते हैं, लेकिन इंसान गाजर मूलियों की तरह काट रहे हैं वहां पे? उनके लिए पानी बंद कर दिया गया, खुराक बंद कर दी गई है, उनकी मेडिकेशन की सहूलत बंद कर दी गई है, कुछ बंद है। तो उसके बाद भी ये आलमी तंजीमें जो हैं, ये दावेदार हैं जो अमन के पैगंबर हैं, ये किधर है? सिर्फ पाकिस्तान है क्या वो आवाज उठा रहा है? कश्मीरी रहनुमा जहां पे भी हैं वो, और सिख देखिए, भारत के सूबा मशरकी पंजाब के वजीर आला ने कहा है भारत की जो मोदी सरकार की इस जो इकदाम है गैर कानूनी, गैर इखलाकी, उसकी उन्होंने मुखालफत किया भरपूर। बिल्कुल, भारत के जो भारतीय नजाद बरतानवी शहरी हैं, भारतीय इवन के पार्लियामेंटेरियन भी जो है, भारतीय नजाद जो कैनेडियन शहरी हैं, जो अमेरिकन शहरी हैं, सिख है खास तौर पर, कश्मीरी रहनुमा है, वहां पे उन्होंने किसी सूरत भी कहा है कि हम इस चीज को तस्लीम नहीं करेंगे। और कोई भी शख्स खरल साहब दूर अंदेशी से अगर करे, इस चीज को देखे, तो वो समझ जाएगा कि पाकिस्तान जो बातें कर रहा है कि आगे नजर आ रहा है कि कश्मीरी जिस तरह निकलेंगे उनको रोकने के लिए भारत कत्लेआम करेगा, वो उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। वो निहत्ते लोग हैं, हालात खराब होंगे। लेकिन बाबर डोगर साहब, जो आज हुकूमती वज़रा की तरफ से शेख रशीद साहब हों, फवाद चौधरी हों, जंग की बात की गई है, 6 महीने की बात की गई है, आपको लगता है कि ये बातें दुरुस्त हैं और इस तरह का माहौल पैदा होगा?
उसामा साहब, जब इमरान खान आए, जब इलेक्ट हुए, तो पहले दिन से वो भरपूर तरीके से ये एफर्ट करते रहे कि किस तरह से इंडिया के साथ अमन का माहौल पैदा हो। मोदी को उन्होंने यहाँ तक कि उन्होंने उनको खुद फ़ोन किए ताकि उनसे बातचीत हो सके और किसी तरह से इस खिते में अमन हो। बहुत कुछ ये बात उन्होंने दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पर जहाँ जहाँ वो गए उन्होंने वहाँ ये बात की कि हम इंडिया के साथ अमन चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर इस खिते के जो लोग हैं वो पैसा जो जंग के लिए खर्च होना है वो पैसा यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए खर्च हो, वो गरीब गुर्बत मिटाने के लिए खर्च हो। ये मैसेज सारी दुनिया को बड़ा क्लियरली हम देते रहे हैं। इवन अब जो ट्रम्प से मुलाकात हुई उसमें भी उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि हम इंडिया के साथ हम अपने मसाइल जो है वो ख़त्म करना चाह रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर इस खिते में अमन हो, हम अफगानिस्तान में अमन चाह रहे हैं। पाकिस्तान ने 70,000 लोगों की कुर्बानियाँ दी हैं दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में। अब ये जो इंडिया ने ये जो स्टेप कर दिया है, जो उन्होंने बजाय अमन तो क्या करना था, उन्होंने इस खिते में एक फसाद को बढ़ा दिया है। जो आज शेख रशीद साहब ने कहा, जब फवाद चौधरी ने कहा, और बिल्कुल उन्होंने जो आने वाले हालात की सही तस्वीर कशी की है। यही बात प्राइम मिनिस्टर ने भी कही है, यही बात इमरान खान साहब ने भी कही है। उन्होंने एक बात क्लियरली की है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में छापा जा रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स का एडिटोरियल आ रहा है, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ तो अब खतरा है हालात खराब होने का, जंग का खतरा हो चुका है, ये यहाँ तबाही नजर आ रही है। गार्डियन लिख रहा है, तमाम अखबारात इंटरनेशनल लिख रहे हैं। बिल्कुल, दुनिया के तमाम, तो सारी दुनिया का मीडिया ये लिख रहा है और इवन इंडिया में भी इसमें आवाज़ें सामने आ रही हैं कि ये जो स्टेप है इससे इलाके में हॉस्टिलिटी बढ़ेगी, कश्मीर में कत्लो गारत बढ़ेगी, कश्मीर और कश्मीर की सूरत हाल मजीद ख़राब होगी। आप मुझे एक बात बताएं, अब जो मोदी का नेक्स्ट स्टेप है, पहला स्टेप तो उन्होंने ले लिया, अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप ये होगा कि वो वहाँ पर जाकर कश्मीर में इंडिया का परचम लहराएंगे। उसके बाद कश्मीर में तो अक्टूबर में वहाँ पर बिजनेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बिजनेस कॉन्फ्रेंस का मतलब स्कूलों में लाजमी होगा कि वो इंडिया का तराना जो है वो इंडिया का तराना गाया जाए, उनकी किताबें आएंगी। कश्मीर की सिचुएशन बाकी इंडिया से मुख्तलिफ है। कश्मीरी जो है उन्होंने आज़ादी देखी है, वो चाहे लिमिटेड आज़ादी थी लेकिन आज़ादी थी। वहाँ पर उनका वो अपना तराना गाते थे, अपनी दुआ पढ़ते थे। अब जब चीज़ें उन पर इम्पोज की जाएंगी तो उसका एक ख़तरनाक रिएक्शन सामने आएगा, और जब कश्मीर के अंदर ख़तरनाक रिएक्शन सामने आएगा, आबादकारी करने की कोशिश की जाएगी, उसको वो रजिस्ट करेंगे, वहाँ पर कत्लो गारत बढ़ेगा, वहाँ पर लड़ाई बढ़ेगी। पाकिस्तान इससे अपने आप को आइसोलेट नहीं कर सकता। कश्मीर में हालात खराब होते हैं तो उससे पाकिस्तान अपने आप को अलहदा नहीं कर सकता। तो जब ये सिचुएशन बढ़ेगी तो अल्टीमेटली बात जंग की तरफ जाएगी। इमरान खान ने बिल्कुल सही कहा कि अगर इंडिया में दहशतगर्दी बढ़ती है, देखिए आप कश्मीरियों को जब दबाएंगे, स्नब करेंगे, उनके हुकूक छीनेंगे तो रिएक्शन आएगा, 100% आएगा। पुलवामा जैसे बेतहाशा वाकयात होंगे, तो जब इस तरह के वाकयात होंगे तो मोदी की गवर्नमेंट जिसमें पहले ही सारी दुनिया उंगलियां उठा रही है, वहां पर अंदर से उंगलियां उठ रही हैं, वो इसका सारा मलबा पाकिस्तान पर फेंकेंगे कि यहाँ पर दहशतगर्दी हुई है और दहशतगर्दी पाकिस्तान करवा रहा है। जब इस तरह के इल्जाम आएंगे तो ये चीज जंग की तरफ जाएगी। अच्छा, अभी आप देख लें कि कश्मीर में दुनिया में किसी खिते में इतनी फौज नहीं है जितनी सिर्फ कश्मीर वैली के अंदर है। फौज तो वहां पर हैवी प्रेजेंस तो कश्मीर में है, बाउंड्री लाइन पे है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी वहां पर सिक्योरिटी बढ़ा दी है। जब इतनी सिक्योरिटी होगी तो अल्टीमेटली आप जंग अब इनएविटेबल है, नागुज़ीर है। ये मैं आपको आज कह रहा हूँ। शेख रशीद, फवाद चौधरी, इमरान खान जो कह रहे हैं वो तस्वीर की सही अक्कासी कर रहे हैं। वो दीवार के पल्ली साइड पर देख रहे हैं, बिल्कुल क्लियर जंग नजर आ रही है और सारी दुनिया इस टाइम सो रही है। यकीन जाने ये एक बड़ा खतरनाक खेल खेला जा रहा है। एक चीज मैं दुनिया को बता दूं, चाहे वो यूरोप है, चाहे अमेरिका है, चाहे गल्फ स्टेट्स है या दुनिया का कोई भी खिता है, अगर इंडिया और पाकिस्तान में जंग हुई तो फिर बड़ी स्पीड से सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होगी और इससे दुनिया बच नहीं सकेगी, इससे यूरोप बच नहीं सकेगा, इससे अमेरिका बच नहीं सकेगा, सारी दुनिया का अमन तबाह हो जाएगा। कौमी सलामती कमेटी ने जो फैसले किए हैं असद खरल साहब, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? एक तरफ
जो तिजारत है उसको मुअत्तल कर दिया गया है, भारत के दरमियान, पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिफारती ताल्लुकात को महदूद कर दिया गया है। पाकिस्तान के जो सफारतकार हैं वो वहाँ नहीं जाएंगे और भारतीय हाई कमीशन को कह दिया गया, कमिश्नर को, कि वो वापस चले जाए। तो आपका क्या ख्याल है कि ये जो इमरान खान साहब मुज़ाकरात की बात करते थे, अब तो वो फिर ख़त्म हो गया, भारत ने खुद ही उस पर पानी फेर दिया, अब तो कोई मुज़ाकरात की गुंजाइश रही नहीं कि यही मुज़ाकरात है, कश्मीर का मसला आए बैठ कर हल करते हैं, दोनों तरफ से हम खिते को तरक्की की तरफ लेके जाएं और गुर्बत का खात्मा करें, दहशतगर्दी का खात्मा होना चाहिए, पाकिस्तान में जिस तरह आप दहशतगर्दी करवा रहे हैं उस पर हम बात करें कि ये ना करें। तो दीगर वो तो अब भारत उस हद तक चला गया कि वो खत्म हो गया। लेकिन जो बाबर डोगर साहब कह रहे हैं कि अब जंग के अलावा कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, आपको भी ऐसा लगता है? और उसमें तो फिर दोनों मुल्कों की मईशत तबाह होकर रह जाएगी। देखिए, मैं समझता हूँ कि जंग का तो भारत की जानब से तो जंग का एक आगाज़ कर दिया गया, एक गैर एलानिया जंग उन्होंने बाकायदा नाफज कर दी है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान या मकबूजा कश्मीर के लोग किस हद तक रिस्ट्रेंट करते हैं उसके ऊपर, सही कब तक करते हैं, और इसका ज्यादा नुकसान जो है ना हर तरीके से वो भारत को होगा, क्योंकि भारत के अंदर को नुकसान होगा, दुनिया को तो नुकसान, ये तीसरी जंगे अजीम होगी और पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेगी। भारत और पाकिस्तान दो न्यूक्लियर स्टेट्स हैं और चाइना का जो इलाका लद्दाख है उसको भी पंगा किया है भारत ने, वो भी खामोशी से नहीं बैठेगा, उसको भी किस तरफ लगना पड़ेगा। ठीक, मैं समझता हूं एक तो ये बात है कि उसामा साहब जी इमरान खान साहब को फौरी तौर पर पाकिस्तान के जो वजीर आजम है उनको अमेरिका से दो टोक अल्फाज में कह देना चाहिए जी कि भाई हमने जब अपनी हमें पड़ी हुई है, हमें हमारी शाहराह को जब काटा जा रहा है हमारे सामने और हम बेबसी की तस्वीर नहीं बन सकते, लिहाजा जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता, भूल जाए इनखला अफगानिस्तान से अमरीकी और हम कोई आपकी मदद उस वक्त तक नहीं करेंगे, हम किसी किस्म की किसी पेशरफ्त का हिस्सा नहीं बनेंगे। आप जाने, अफगान जाने, तालिबान जाने और आपकी फौज जाने, आप जाए बाढ़ में। देखिए, अगर ट्रंप साहब ये एक सालसी की पेशकश करके जी हमें एक लॉलीपॉप देके और उसके बाद जो मोदी ने इकदाम किए उसके ऊपर आके आंखें बंद करके बैठ जाए और कभी कहें जी इंटरनल मामला है, कभी कहें जी हमें तशवीश है, दोनों आराम से बैठे, तशवीश इसका खिते में कशीदगी पैदा हो सकती है, इस तरह के बयानात से हमें भी अब पीछे हट जाना चाहिए। देखिए, हमें पराई जो जंग है कब तक अपने आप को हम झोंकते रहेंगे। पहले 70,000 जो हमने कुर्बानियां दी हैं वो अमेरिका की जंग हमने लड़ी, अरबों डॉलर का नुकसान हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा तबाह हुआ, सिविलियन हमारे शहीद हुए, फौजी हमारे हुए, पैरामिलिट्री फौज, जगह जगह पे खुदकश धमाके हमले, कौन विक्टिम बना? पाकिस्तान सबसे ज्यादा फ्रंटलाइन स्टेट हम किराए के कातिल बने। अब मामला यह है कि जो कश्मीर के अंदर फौरी तौर पर इससे मशरूत कर दिया जाए पाकिस्तान को कि अगर इंडिया क्या जो ये मामला है जो गैर कानूनी और जवाज है, अगर अमेरिका फौरी तौर पर यूएनओ इंटरवीन नहीं करता, ठीक है, तो जी हम अफगानिस्तान के किसी प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे। तब तक ये जब खल साहब की बात ठीक है, लेकिन मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को एक अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, अफगानिस्तान के अंदर पीस प्रोसेस चल रहा है, पाकिस्तान का उसमें एक रोल है। अगर पाकिस्तान इससे पीछे हटता है तो नेचुरली पाकिस्तान स्पेस क्रिएट करेगा दोबारा इंडिया के लिए, तो हमें इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। और सेकेंडली हमें अपना वेस्टर्न बॉर्डर जो है वो बहरहाल उसको हमने सिक्योर करना है। तो पाकिस्तान को इस अमल से पीछे हटने का मतलब ये है कि हम अपने लिए भी मसाइल पैदा करेंगे। मेरी एक अपनी राय है, लेकिन एक खबर मैं आपको दे दूं जो आपने खल साहब से बेसिक सवाल पूछा था ट्रेड के हवाले से, तो खबर ये है कि कल जो एक तो ये है कि पाकिस्तान और इंडिया की बायलैटरल ट्रेड है, दूसरा पाकिस्तान की सरजमीन यूज़ हो रही है ट्रांजिट ट्रेड के लिए जो कि इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान है और इंडिया और सेंट्रल एशिया के दरमियान है, जिसका खासा बड़ा वॉल्यूम है। तो जो मेरी इतलात हैं, कल मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड जो है वो जो कैबिनेट को जो अपनी सिफारिशात रिकमेंडेशन भेज रही है उसमें एक ये भी रिकमेंडेशन है कि पाकिस्तान को अपनी ज़मीन इस ट्रांजिट ट्रेड के लिए यूज़ नहीं होने देनी चाहिए। जब हम वाघा बॉर्डर बंद कर रहे हैं तो फिर अफगानिस्तान और इंडिया के दरमियान जो ट्रांजिट ट्रेड की सहूलत है उसको भी ख़त्म करना चाहिए। हाँ, हम अफगानिस्तान को अपना रूट देंगे,
सी रूट देंगे, वो पाकिस्तान के लिए उसके लिए खुला हुआ है। अगर सी रूट के जरिए जितनी मर्जी ट्रेड करे इंडिया के साथ, लेकिन वाघा बॉर्डर के जरिए से ट्रांजिट ट्रेड के हवाले से डॉक्टर साहब उसके लिए हमें मसूल बहुत ज्यादा मिलेगा, पाकिस्तान को फायदा होगा। इससे तो फायदा इंडिया को हो रहा था या अफगानिस्तान को हो रहा था, इसका तो हमें कोई फायदा नहीं हो रहा था। किससे? ये जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड वाघा के जरिए नहीं कोई हमने सिर्फ एक फैसिलिटेट किया हुआ था। ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है कि जो लैंड लॉक कंट्रीज हैं उनको आपने चीपर रूट देना है, तो उससे हमें उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा था। और सेकेंडली बात फ़ायदे की नहीं है। अच्छा। बात यह है कि अफगानिस्तान हमें इस पर सपोर्ट नहीं कर रहा, और इंडिया को भी फैसिलिटेट करे कि इंडिया अपना सामान अफगानिस्तान में बेचे, उसके बाद सारे सेंट्रल एशिया में लेके जाए। अच्छा। हम क्यों इंडिया को ये अपॉर्चुनिटी दें? अगर उन्होंने करना है तो फिर सी रूट इस्तेमाल करें। दूसरा एक और इसमें बड़ा अहम नुकता है कि अगर हुकूमत फौरी तौर पर भारत के साथ ऑलमोस्ट हमने तो महदूद कर ही दिए हैं, सफारती तलकात मुअत्तल भी कर दिए हैं, कमिश्नर को निकाला जा रहा है दोनों तरफ से, हम अपना नहीं भेज रहे उनको। लेकिन अगर भारत फौरी तौर पर सफारती तलकात मुनक़ता कर दे और जो इंडियन है, जो सिख हैं, जो हिंदू हैं, अपनी तकरीबात के लिए पाकिस्तान आना चाहें, करतारपुर कॉरिडोर के ऊपर उनको पाकिस्तान के अंदर आके जब वो वहां पे बॉर्डर के ऊपर उनको ऑन अराइवल पे वीजा दें, तो फिर मैं देखता हूं इंडिया को दिन में तारे नजर ना आए तो फिर देखना। ब्रेक का वक्त है जी, ब्रेक के बाद मिलेंगे और प्रोग्राम के आखिर में बात भी करनी है कि नेस्ले किस तरह से पाकिस्तानियों की जान से खेल रहा है, किस तरह की प्रोडक्ट्स आपको खिलाई जा रही हैं, पिलाई जा रही हैं, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। अब पता चला गार्डियन अखबार बड़ा मशहूर है और उस पर एक ख़बर मैं देख रहा था कि किसी ने लिखा कि अब भारत में भी इंतहा पसंद दहशतगर्दों की हुकूमत आ चुकी है। कश्मीर में जो कुछ हुआ है इससे वाज़ेह हो गया है। लेकिन आज श्री मसारी साहिबा ने जो खिताब किया वो भी बड़ा अहम है। वज़ीर इंसानी हुकूक हैं, उन्होंने कहा कि मुस्लिम उम्मा कहाँ पर है। तो असद खरल साहब, कहाँ है मुस्लिम उम्मा? हम तो मानते हैं हमारा दीन हमें सिखाता है, लेकिन जो रिस्पांस आ रहा है OIC से, जो रिस्पांस बाकी सारी दुनिया से आ रहा है, आम इंसान की बात, आम मुसलमान की बात और है। वो आम मुसलमान दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन जो हुक्मरान है वो तो ऐसे लग रहा है कि वो सो रहे हैं, उनके कान पे जू तक नहीं रेंग रही। तो ये तो बड़ी अजीब बात है कि गार्डियन जैसे अखबार में लिखा जा रहा हो, वहां पर लोग लिख रहे हैं कि दहशतगर्दी है ये जो कुछ कश्मीर के साथ किया जा रहा है, लेकिन मुसलमान हुक्मरानों में इतनी सकत नहीं है, या इतनी गैरत नहीं है, इतनी शर्म नहीं है कि वो इस तरह के लफ्ज़ बोल दें। मुस्लिम उम्मा को दूर की बात है, वो तो हम बार बार करते हैं, OIC को हम जोड़ते हैं, मुस्लिम ममालिक को हम जोड़ते हैं। मुझे ये बताएं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो पाकिस्तान के अंदर है, जो मोमबत्ती ग्रुप है, वो किधर है? मोमबत्ती ग्रुप भी अक्सर वजूद में आ जाता है ना फौरी तौर पे। जी जी। अगर कोई मामला आ जाए, पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात हो, जी जी, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बात हो, तो फिर ह्यूमन राइट्स की तंजीमें भी बाहर आ जाती हैं, मोमबत्तियाँ लेके ग्रुप्स बाहर आ जाते हैं। जी जी। अभी वो किधर है? कश्मीरियों की जो वहाँ पे बर्बरियत हो रही है, जो गैर कानूनी इकदाम है, मुझे ना तो कोई मोमबत्ती ग्रुप नजर आया, ना कोई ट्रेंड नजर आया सोशल मीडिया पे, ना कोई हाउकार नजर आई है। देखिए हमारे पास, पाकिस्तान के पास ये मुख्तलिफ जो लोग हैं बैरून मुल्क से, पाकिस्तान से, हमें मुख्तलिफ लोग प्रोग्राम जो कि देखते हैं, सजेशन भी भेजते हैं, अपनी आरा भी भेजते हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा सा उनको भी देना चाहिए अगर आप इजाजत दें। वो कहते हैं हमारे पास ऑप्शन इस वक्त पाकिस्तान के साथ पास बहुत ज्यादा है। एक तो ये है कि हम एयर स्पेस जो क्लोज कर दें, उससे भी भारत का बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि उसका ज्यादा सूबे हैं, ज्यादा रकबा है, तो उसका ज्यादा नुकसान होगा। फिर वो कहते हैं कि कंप्लीट जो वाघा बॉर्डर को कंप्लीट अगर हम बंद कर दें, उससे भी उसका नुकसान हो गया, क्योंकि जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड भी है उसका एंड बेनिफिशियरी और अभी भी या इंडिया है, पाकिस्तान की ट्रेड या अफगानिस्तान है, पैसे जो है इंडिया को जाते हैं। अच्छा, फिर मिलिट्री और न्यूक्लियर जो पोस्टरिंग है उस हवाले से बात कर रहे हैं। कंप्लीट जो क्लोजर ऑफ एम्बेसी, जो सफारत खानों की हम बंद कर रहे हैं, ऑलरेडी हमने ऑलमोस्ट उनके निकाल ही दिए हैं। फिर एक्सट्रीम ऑफेंसिव एंड स्मार्ट डिप्लोमेटिक जो फिर ये थ्रू हाईली क्वालिफाइड डिप्लोमेट्स के जरिए हम इसको कर सकते हैं। इस हवाले से मिर्जा असलम बेग साहब ने भी एक अपने रिस्पांस के हवाले से एक बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा है, अभी रिसेंटली उन्होंने भेजा है। तो मामला ये है कि पाकिस्तान के पास इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं।
और जो मैं आपको खबर समझ लें, तजिया समझ लें, या जो मेरी असेसमेंट समझ लें, जी जी, जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एक पिटीशन गई है ना, जी जी, पहले तो ये लोग समझ रहे थे कि जिस तरीके से भारत के अंदर इदारों के ऊपर जो कब्जा किया है, जिस तरह मोदी ने, जिस तरीके से वहां पे उसकी एक अग्रेसिव गवर्नमेंट है और वो किसी को मानने के लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में असर तो रसूख है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी असर रसूख उनका है। जी जी, लेकिन मुझे ये लग रहा है भारत की इंटेलिजेंसिया, भारत की जो इंटेलिजेंसिया, अजीत डोवल की तो डॉक्ट्राइन और मोदी सरकार की तो एक ही है। सही, मेरा ख्याल है वहां पे जो सेंसिबल अप्रोच है, वहां पे जो इंटेलेक्चुअल है, वहां पे जो इंटेलिजेंसिया है, जी जी, वो प्रेशराइज करेगी सुप्रीम कोर्ट को, भारतीय सुप्रीम कोर्ट को, कि अब वो फेस सेविंग के जरिए मोदी का जो इकदाम है, इसको कालदम करार दें। क्योंकि अगर इसको कालदम करार नहीं दिया जाएगा, 30 सेकंड से करारदाम नहीं दिया जाएगा, तो उसका नुकसान भारत को होगा। कश्मीर भी उनके हाथ से निकल जाएगा, मकबूजा कश्मीर भी, और भारत के अंदर ना खत्म होने वाली तहरीकें उठेंगी, खालिस्तान बनेगा, बहुत ज्यादा नुकसान होगा माशी तौर पर, हर हवाले से। ठीक है, बाबर डोगर साहब, ये आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट, चले दुनिया नहीं इसका नोटिस ले रही, मुसलमान ममालिक नहीं ले रहे, चंद एक के अलावा आप तैयब उर्दवान है जिस तरह, या दीगर कुछ होंगे, ज्यादातर नहीं है, तो इस पर आप क्या कहेंगे कि चले अब भारत की सुप्रीम कोर्ट कुछ करेगी? उसामा साहब, भारतीय से अगर सुप्रीम कोर्ट में ये जाते हैं तो ये सारा स्टेप ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सबसे पहले ये है कि आइन में तो ये बड़ा क्लैरिटी के साथ लिखा हुआ है कि जो आज़ाद जो जम्मू कश्मीर है उसकी जो असम्बली है वो रिकमेंड करेगी, और उसकी रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट जो है वो उसका ऑर्डिनेंस निकालेंगे और फिर वो उसको राज्यसभा में भेजेंगे। यहाँ पर मोदी सरकार को पता था कि उन्होंने क्या करना, उन्होंने जानबूझकर डेलिब्रेटली वहां पर गवर्नर राज को एक्सटेंशन दी रखी, और वहां की जो इलेक्टेड असेंबली थी उनको नहीं वजूद में आने दिया। तो जाहिर बात है कि मेलाफाइडी है कि वहां पर असेंबली मौजूद है, लोग जीत कर आए हैं, लेकिन वहां पर असेंबली जो है उसको ओथ ही नहीं लेने दिया जा रहा। गवर्नर राज को जानबूझ कर एक्सटेंड किया जा रहा है। गवर्नर के पास कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है कि वो इस तरह का बिल पेश कर सके, और फिर इनको साबित करना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी इमरजेंसी थी कि आपने असेंबली के वजूद का इंतजार ही नहीं किया और गवर्नर की रिकमेंडेशन पर ये सारा कुछ कर दिया। और सेकेंडली उसामा साहब, मुझे बड़ा दुख हुआ ईरान के लिए, जब ट्रंप ने ईरान के हवाले से इमरान खान साहब से बात की तो उन्होंने बड़ा क्लियर स्टैंड लिया था ईरान के हक में कि ये डिजास्टर्स है, इसको हमें यहाँ तक नहीं जाना चाहिए। लेकिन ईरान ने जो पाकिस्तान के लिए किया है, और हमेशा से जो ईरान का रवैया पाकिस्तान के साथ रहा है, गुलभूषण जो था वो भी ईरान की सरजमीन से पाकिस्तान आया था, तो अपने मुस्लिम अफगानिस्तान के अमन के लिए पाकिस्तान अपना रोल प्ले कर रहा है। और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट का जो हाल है, यूएई जिसके लिए हम उनको फैसिलिटेट करते हैं, वो यहाँ आते हैं, शिकार करते हैं, हमारे उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन जब तक बाबर साहब हम माशी तौर पर नहीं होंगे, मजबूत नहीं होगी, तब तक यही हाल होगा। ये जंग पाकिस्तान ने खुद ही लड़नी है, हमें किसी और को रिलाय नहीं करना पड़ेगा। सही, एक और मामला है नेस्ले का, किस तरह की प्रोडक्ट्स वो दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया, वहां पर रिपोर्ट्स आई, मुजरे सेहत उनकी चीजें हैं, लेकिन आज भी लगता है रिश्वत चलती है, और जो फूड अथॉरिटीज हैं उन्होंने आंखें बंद की हुई हैं। लोग क्या कह रहे हैं इस बारे में, पहले वो देखिए, फिर इस पर हम बात भी करते हैं। जरूरी बात है कि हुकूमत को इसको बंद करना चाहिए, ये प्रोडक्ट अगर सेहत के लिए अच्छा नहीं है। पहले इनके उसकी कंप्लेंट्स आती रही हैं बच्चे, लेकिन पिछले दिनों भी इनके कुछ निकला इसके अंदर से। लिहाजा मैं तो हुकूमत से ये अपील करूंगा कि इसको चेक करें, चेक एंड बैलेंस किया जा सके, ताकि बच्चे जो पीते हैं, आपके भी बच्चे पीते हैं, हुकूमत बाला के भी बच्चे पीते हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी बच्चे पीते हैं, तमाम लोगों के बच्चे पीते हैं। इन लोगों को चाहिए कि इसके लिए कोई लाएअमल बनाकर अच्छा म्यारी जूस जो है मार्केट में इन किया जा सके। नेस्ले जूस जो है वो मैं पहले शौक से पसंद करता था इसे, तो इसकी जो बोतल न्यू चली है लीटर वाली में, 1.5 लीटर वाली में, मुझे बड़ी पसंद थी और मैं इसे लेकर स्टोर कर लेता था। ऐसा हुआ है कि एक दफ़ा मैंने इसकी बोतल ली और एक गिलास मैंने पी लिया और बाकी फ्रिज में रख दिया, और कुछ दिनों के बाद जब मैंने वो दोबारा बोतल निकाली तो जब मैंने उसे गिलास में डाला तो उसके अंदर से फंगस निकली। तो उसके बाद मैंने जो बोतलें मेरे पास एक्स्ट्रा 2-3 पड़ी हुई थी वो भी रिटर्न कर दी। तो ये तो सेहत के लिए मतलब बहुत बुरी चीज़ है, इससे परहेज़ करना वो ज़्यादा बेहतर है। सम टाइम हम ले लेते हैं, चीज़ें बाय कर लेते हैं, उसमें से निकल आती हैं लिजर्ड्स या फिर फंगस वगैरह निकल आती है। तो मैं कहता हूँ बहुत कम यूज़ करना चाहिए वैसे तो इन डब्बे बंद अशिया को। जी बिल्कुल ऐसे ही है, जैसा कि पहले हम घर पे भी यही प्रोडक्ट यूज़ कर रहे थे नेस्ले की, लेकिन जैसा कि पता चला कि ऐसे इश्यूज आ रहे हैं, कंप्लेंट्स आ रही हैं, तो
तब से ज़ाहिर है हम परहेज़ कर रहे हैं ऐसी चीज़ों से। पहले अच्छी थी, इनका नाम था, लेकिन अब नहीं है। तो हम जैसे कि हमारी फील्ड ही ऐसी है कि हमें फुल हाइजेनिक इन्वायरमेंट चाहिए, तो हमें हाइजेनिक फूड चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि जो लोग यूज़ कर रहे हैं तो ये भी नेस्ले से परहेज। असद खरल साहब, ये तो चले नेस्ले तो पैसे बना रहा है, पता नहीं किस किस तरह की प्रोडक्ट्स दे रहा है लोगों को, लेकिन हुकूमती इदारे वो क्या कर रहे हैं? सोशल मीडिया पर ये वीडियोस मौजूद हैं कि जूस में पता नहीं क्या क्या निकल रहा है, इतने खतरनाक वो, और ये कोई एक्सपायर्ड की बात नहीं हो रही। फंगस सारी चीजें जो नजर आ रही हैं। मामला ये है कि फूड अथॉरिटी की अगर बात की जाए तो अभी कैप्टन उस्मान अनवर साहब हैं डीजी फूड अथॉरिटी, उससे पहले नूरुल अमीन मैंगल साहब थे। नूरुल अमीन मैंगल साहब एक दफा कैप्टन रिटायर्ड उस्मान अनवर, सॉरी उस्मान साहब, कैप्टन मोहम्मद उस्मान जो डीसी भी लाहौर रहे। अब मामला ये है कि नूरुल अमीन मैंगल साहब जब थे तो उस वक्त नेस्ले का उन्होंने दौरा किया। अच्छा। और वो दौरा इंतहाई, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। यानी नेस्ले इंतजामिया को पहले पता था, उन्होंने वो सारी चीजें अपनी कवर की। मैं आज भी ये दावे से कहता हूं और चैलेंज करता हूं, क्योंकि नेस्ले के अंदर जो लोग हैं, नेटवर्क, वो उनके जो लोग हैं वो वहां पे मौजूद हैं। वो उन्होंने ये कहा, उस वक्त भी राब्ता किया, उन्होंने कहा काश हमें आप बताते, हम आपको उन जगहों पे लेके जाते जो चीजें इन्होंने गायब की थी, जो छापे से पहले ये सारी चीजें उन्होंने हशप करके गुडी गुडी करके दिखा दिया। वो वहां बाहर खड़े रहे। अभी भी अगर उस्मान साहब, जो कैप्टन मोहम्मद उस्मान है डीजी फूड अथॉरिटी, वो वहां पे जाना चाहें, मैं आपको दावे से कहता हूं ये सारी चीजें रंगे हाथों ना अगर मैं पकड़ाऊं तो फिर आप बात करें, लेकिन आप सरप्राइज विजिट करें। अगर आप पूछ के बता के उनको जाएंगे तो फिर तो वो सारी चीजें गायब कर लेंगे। मामला ये है कि बाकी होटलों पे आप छापे मारते हैं, बाकी जगहों पे प्रोडक्ट पे छापे मारते हैं। ये इंसानी जिंदगियों से खेला जा रहा है। अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनीज का मतलब ये नहीं है कि उसको लाइसेंस टू किल दे दे। देखिए पानी के अंदर इनके चीजें इशू आई, हमने हाईलाइट किया, नेस्ले ने उसको कहीं अगर आए, हमारा तो फॉर्म हाजिर है। अगर नेस्ले का सुप्रीम कोर्ट के लिए रिपोर्ट गई, उनका कोई बंदा तर्जमान वो आना चाहे, हमारा प्लेटफॉर्म बोल न्यूज का हाजिर है, हम उनको मौका देंगे पूरी तरह। लेकिन ये आप समझते हैं कि जो मर्जी हम करते जाए। बदकिस्मती ये है वैसे उसामा साहब, पाकिस्तान के अंदर भी कोई प्रोडक्ट है वो इश्तहार दे के मुंह बंद करा लेती है। मामला ये है कि हमारा मीडिया भी उसको वक्ती है कि इंसानी जिंदगियों से आप खेलें, आप फ्रॉड करें, आप जाली हाउसिंग सोसाइटियां बनाएं, आप अरबों रुपए के इश्तहार दे दें, उसके बाद बंद हो जाता है। अच्छा बाबर साहब, कौन सी मोरालिटी है कि कौन सी साफत है? बाबर डोगर साहब, आखिरी मिनट साहब, नेस्ले, आप सारी दुनिया का इंटरनेशनल मीडिया पढ़ लें, नेस्ले के बारे में ये एक आम इल्जाम है सारी दुनिया में कि ये जो ये जूसेस वगैरह के जो नेस्ले के प्रोडक्ट्स हैं, इसमें बेतहाशा हेल्थ हैजर्डस वो ऐसे केमिकल्स यूज होते हैं जो इंसानी सेहत के लिए ठीक नहीं है, और ये बेतहाशा ऐसे केमिकल्स को यूज करते हैं। अभी मैं आपको रिसेंटली लाहौर के अंदर एक शहबाज उस्मान भट्टी साहब हैं, उन्होंने थाना फैक्ट्री एरिया में एक FIR दर्ज करवाई है नेस्ले के खिलाफ कि उनकी बेटी, इनका एक ब्रांड है लैक्टोजिन दूध पाउडर वाला दूध, बहुत ज्यादा बच्चों में ये प्रोमिनेंट था, उसको पीने से उसकी बेटी की डेथ हो गई और उन्होंने फैक्ट्री एरिया में FIR दर्ज की। उन्होंने ये साबित किया कि उसकी जो लैब रिपोर्ट है उससे ये साबित होता है कि वो जो दूध है वो बच्चों की सेहत के लिए मुझे। लेकिन डॉक्टर साहब, बदकिस्मती किसी अखबार में खबर आई, किसी चैनल पे वो खबर चली, क्या आवाम का ये हक नहीं है सच जानना? बिल्कुल, ये आप बोल को मैं दा देता हूँ कि जिन्होंने इस पे कलमा हक को कह रहा है कि नेस्ले अब बेतहाशा ऐसे बच्चे हैं। अभी ये बात फंगस की बात है कि बोल न्यूज ने मामला उठाया था, बाबर साहब बोल न्यूज ने मामला उठाया था, उसको बच्ची के वालिद को भी बुलाया था, उसका मौके पे लोगों के सामने लेकर आए थे। हम तो यही कर सकते हैं। देखिए बाकी चैनल्स का तो मसला यह है कि जी इश्तिहार नेशनल नहीं देगा, सबसे बड़े इश्तिहार देने वाला है, इसलिए कोई कुछ कर ही नहीं रहा। वो पता नहीं किसको पैसे देकर इश्तिहार नहीं लेना, हमने ऐसी किसी कंपनी से एक बड़ा चैनल पाकिस्तान जब तक वो साबित नहीं बड़ा करता, मीडिया हाउस उसामा साहब, उस बड़े मीडिया हाउस के एक एंकर ने सिर्फ बात कर दी थी हल्की सी नेस्ले के बारे में, वहां पे मार्केटिंग हेड ने कहा कि ये उसकी अपॉलॉजी करे, उसने कहा मैंने नहीं करनी। मालकान और मीडिया मैनेजर ने उस एंकर को टॉप रैंकिंग उस वक्त ले रहा था, उसको प्रोग्राम से निकलवा दिया, उसका प्रोग्राम बंद कर दिया, उसको चैनल से खैर बात कहना पड़ा। ये कौन सी साफत है? ये कौन सी आए हैं? ये है हाल नेस्ले की प्रोडक्ट्स का। अब जरा सोचे, डिपार्टमेंट में सोचे कि ये लोगों को आप क्यों जहर पिला रहे हैं, आपकी कोई जिम्मेदारी है या ये क्योंकि स्लो डेथ होती है, आहिस्ते आहिस्ते इंसान बीमार होता है,
तो इसलिए हुकूमत खामोश है, इदारे खामोश हैं, मीडिया जो है वो पैसे ले रहा है, इश्तिहार ले रहा है, इसलिए वो भी नहीं बोल रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।